नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से धार देने और आगामी चुनावी और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी पहुंचे, जहां अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस नवीन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रक्षा के क्षेत्र को नई शक्ति मिलेगी। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से धार देने और आगामी चुनावी और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आज राजधानी भोपाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस सम्मेलन को आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया और पार्टी के अभियानों को 100% धरातल पर उतारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना साझा की। नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। हर एक बूथ को अभेद्य किला बनाना और जनता से सीधे जुड़ाव रखना ही हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये सारी बातें इसलिए है कि हमारी पार्टी विचारधारा आधारित है, कार्यकर्ता आधारित है, एक अनुशासित पार्टी है, संस्कारवान है, जिसकी अपनी कार्य पद्धति है। आप कल्पना करिए, भारतीय जनता पार्टी की जगह अगर कोई और पार्टी का मंच हो और वहां पे 100 कार्यकर्ता भी जमा हो जाए तो क्या कोई किसी को बोलने देगा? क्या कोई किसी का विचार सुनेगा? ये विचार, ये संस्कार, ये आदर्श, ये कार्य पद्धति अगर किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आज पूरे के पूरे 62 जिले में हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो 6 जुलाई को 125वीं जयंती है उसे मनाने का काम कर रहे हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके विचारों को, उनके जीवन को सुनने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम इतने अनुशासित हैं, हम आज पार्टी के सब कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ चलते हैं, हमारी पार्टी में संस्कार है, विचार है, तो इसकी आधारशिला जिसने रखी थी उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के संस्था जो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उन्होंने उस समय विचार किया था कि जब कांग्रेस का बोलबाला था, जब नेहरू जैसे लोग इस देश में अपने परिवार को एक पार्टी के माध्यम से स्थापित करने का सोच रखते थे, तब एक देश में एक ऐसी पार्टी बने जिसके संस्कार भी हो, जिसके विचार भी हो, जिसकी कार्य पद्धति भी हो, जिसके लिए पूरा देश एक राष्ट्र हो जहां पे 2 राष्ट्र का विचार न चले। ये सपना किसी ने देखा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये पखवाड़े के दरमियान उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्र के जिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके जीवन में, उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे कर्तृत्ववान अध्यक्ष जिनके आजादी के लड़ाई और आजादी के लड़ाई के पहले से भी एक तरह से वो भविष्य
दृष्टा भी थे। भविष्य में होने वाली कठिनाई को समझ करके उनके प्रति चेतना जागृत करते थे। जीवन भर डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय हाथ में रखा, हर एक जगह उनकी एक छाप दिखाई देती। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर सबसे कम आयु में कुलपति के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 33 साल की उम्र में बनते, जन्मजात प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार और उनके बलबूते पर भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के आधार पर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का कैसे योगदान दिया जा सकता है, इसमें भी उनकी बहुत स्पष्ट दृष्टि थी। इसी आधार पर अंग्रेजों के वो कुत्सित षड्यंत्रों का भी वो पर्दाफाश करते रहे। जब भविष्य में भारत कभी कोई कारण से आजाद होता है तो आजाद होने वाले भारत में भी विभाजन की विभीषिका तैयार करने के लिए पाकिस्तान के बनने के पहले बंगाल का विभाजन करने का जो उनका अंग्रेजों का और तत्कालीन व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, इसके खिलाफ भी उन्हें लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और हमको यह सबको गर्व भी होना चाहिए। यशस्वी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के उस दुखद पक्ष को भी हम जानते हैं, लेकिन उनको इस तरह से भी देखा जा सकता है। देश आजाद होता है, आजादी के बाद वो देश के कपड़ा उद्योग मंत्री, कानून और तमाम प्रकार की व्यवस्था को जानते हुए जब वो अपनी भूमिका अदा करते, तो जब देश के अंदर 600 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण होता है, उस विलीनीकरण के होने वाले एक बड़े महाअभियान में भी बारीक से बारीक चूक भी भविष्य में क्या तकलीफ देगी, ये कोई युग निर्माता ही जाना जा सकता है। इसलिए उस बारीक चीज को पकड़ करके डॉक्टर मुखर्जी ने विषय को सबके सामने लाए। जब एक देश, एक किसान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, तो ये एक देश में दूसरी बात कैसे हो सकती है? एक देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। एक देश का एक ही तिरंगा झंडा अगर पूरे देश ने अपनाया तो एक देश के अंदर दूसरा झंडा कैसे हो सकता है? एक देश का संविधान है तो अलग से कानून क्यों होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अलग से सुविधाएं दी, ये सुविधाएं भविष्य में बहुत घातक होगी। इसलिए धारा 370 से लेकर 35 तक ऐसे सारे विषयों को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी बात को रखा और केवल रखा नहीं, ये हमको सीखने वाली बात भी। उस समय जब उनके उस विषय को लेकर आगे बढ़े तो उनको समर्थन उस तत्काल सरकार के माध्यम से नहीं मिला, तो आपने उस भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके सामने खड़े हुए और सामने खड़े होकर के एक नया जनसंघ का दल बनाया और जनसंघ के दल के माध्यम से केवल दल बनाकर नहीं छोड़ा, तो उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। इस आंदोलन के लिए पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और ये तत्कालीन समय में एक अपने सजग राजनीतिक दल को प्रतिपक्षी दल की जो भूमिका की उत्कृष्ट मिसाल उन्होंने पेश की, ये आज भी समसामयिक है। एक ऐसे नेता जिनमें भविष्य में होने वाली और उसी का परिणाम है कि जो धारा 370 लगाई गई, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के वातावरण का देश ने बाद में कीमत चुकाई, लगभग 40,000 से ज्यादा सैनिक, आम जनता, कश्मीरी पंडित, पूरे देश ने उस दंश को भोगा। केवल देश के कश्मीर में नहीं, बाकी के समय में वहां के आतंकवादियों ने कभी बंबई, कभी दिल्ली, पता नहीं कितने कितने प्रकार से देश भर में ये जो आतंकी घटनाएं हुई, उस सबकी जड़ में अगर कोई था तो उसमें वो भाव था जिस गलती के आधार पर कांग्रेस ने धारा 370 लगाने का षड्यंत्र रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 12 वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। नरेंद्र मोदी जी की दो भूमिका बहुत महत्व की। एक भूमिका जो हम सब जानते हैं, जनसंघ के समय से हमारा ये विचार था कि धारा 370 किसी दृष्टि से देश के हित में नहीं है और ये इसका समाधान है, इसका समापन। और उससे बड़ी बात कि देश के अंदर जन जागरण को लेकर के उसी का परिणाम, जैसे मैंने कहा कि धारा 370 का परिणाम रहा कि वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप ने स्वर्ग से सुंदर बना करके एक तरह से दुनिया के सामने मोर मुकुट के रूप में भारत माता के आधार पर हम दुनिया में जानते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर के हालात ऐसे बिगड़ गए। कश्मीर तो छोड़ो, श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर भी अपना राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते। अपने देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अपने राष्ट्रगान नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इतनी तमाम प्रकार की कठिनाइयां उस राज्य के अंदर थी।
उसी बात को लेकर के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा के पूरे संयोजक के नाते से बड़ी भूमिका तत्कालीन हमारे आज के नेता प्रधानमंत्री उस समय के संगठन करता और वो यात्रा निकलती है और यात्रा के भरोसे पूरा देश इस बात को जानता है कि आज कश्मीर की हालत क्या है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो हमारी पार्टी की विशेषता जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि कश्मीर के अंदर की वो कठिनाई को जिसको डॉक्टर मुखर्जी ने अपने बलिदान से अभी शिक्षित करते हुए जनता के सामने लाए। हमारे तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और उस समय के संगठनकर्ता ने एक बड़े अभियान के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फहरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कांग्रेस के लंबे उस प्रकार के दुराभाव को जब हमको सरकार मिली तो सरकार के भरोसे से हम देश के ऐसे बड़े बड़े निर्णय जिस निर्णय के आधार पर हमको आज का ये सरकार का होना ये शोभायमान भी होता और गर्व गौरव का मौका मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 का कलंक मिटाने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता और दुनिया के सामने आज बदलते दौर का भारत जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा ये हमारे लिए गर्व गौरव की बात। और न केवल धारा 370 या 35 से आज इस बदलते दौर में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो रही। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा हमारे अपने राज्य के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए न केवल देश के अंदर के माहौल को अनुकूल बनाया, सभी प्रकार के विकास के आयामों को खड़ा किया, बल्कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बना है तो मुझे गर्व है हमारे देश की सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना का अस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। ये हमारे राज्य के अंदर भी विदेश की लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा। और कौन से बड़े बड़े देश ऐसी नहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे राज्यों में निवेश करने आ रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया समेत ऐसे कई देशों ने अब मध्य प्रदेश में भी निवेश किया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमने 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून तक 166 लोगों को भूमि दे करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि मध्य प्रदेश अब बदल के खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी कल ही यहाँ अपने भोपाल के अंदर भी जैसा हमने कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में देखा भारत मंडपम, ऐसे ही कन्वेंशन सेंटर अब अपना भी भोपाल में भी बनेगा। और एक नहीं दो, एक वर्तमान के हमारे कुशवाहा ठाकरे के सभागार के अंदर भी बन रहा है। जब देश के अंदर भोपाल और अपने प्रदेश का विशेष सम्मान है तो भोपाल के अंदर वो सब क्यों न होना चाहिए। और केवल भोपाल में क्यों, हमारे राज्य के प्रत्येक स्थान पर विकास के सारे पर्याय बनते हैं। ये सारे कामों को हम जा रहे हैं, लेकिन इन कामों को करने जा रहे हैं तो विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लाने के लिए भी हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही है। और अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठों के बलबूते पर चाहे सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, चाहे विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का काल हो, या हमारा गौरवशाली भगवान कृष्ण का वो महाभारत काल हो, ऐसे महारथियों को अपने सबके सामने लाकर भविष्य के आदर्श प्रतिमान गढ़ते हुए हमारे अपने राज्य को भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के दिन आगे बढ़ने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी इस पूरे आंदोलन में जब मैं मुखर्जी के इस बलिदान की तरफ देखता हूँ तो सच में आज अपने लिए उनकी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने तय जहाँ
रोजगार चल रहा है। जब 16 से लेकर 17 सरकारें हमारी अपने खुद के दल की बनी है, जोरदार अभिनंदन करें प्रधानमंत्री के माध्यम से, और 22 से ज्यादा एनडीए की सरकारें हमारे यहाँ बनी हुई। एमपी के शिवपुरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अदानी ग्रुप के 2500 करोड़ के मॉडर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। साथ ही क्षेत्र में 211 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रक्षा उत्पादन के लिए आज का दिन बेहद खास है। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अदानी समूह के 2500 करोड़ की लागत से बनने वाले साउथ एशिया के सबसे बड़े आधुनिक रक्षा उत्पादन प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदानी, अदानी पोर्ट्स के एमडी करण अदानी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 211 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से 2000 से ज्यादा सीधे और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे शिवपुरी के विकास को नई गति मिलेगी। कोलारस में बनने वाला ये प्लांट मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक प्रोजेक्ट में से एक है। इससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आधुनिक उपकरण बनाए जाएंगे। इस फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक से लैस छोटे हथियार, एडवांस असॉल्ट राइफलें, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल, पिस्तौल और सब मशीन गन तैयार होंगी। इससे न केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है। और भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047 ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर मैं थोड़ा इतिहास की बात भी करना चाहता हूं। ये लक्ष्य, ये सिद्धांत सिंधिया परिवार के सिद्धांत सदैव रहे हैं। जब अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर मांझी महाराज ने देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा बोई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बीज बोई थी। उस समय आपको आश्चर्य होगा, उस समय में मांझी महाराज ने बारूद के फैक्ट्री, तोप के फैक्ट्री आगरा में स्थापित किए थे, मथुरा में स्थापित किए थे, दिल्ली में स्थापित किए थे। और उस समय में आत्मनिर्भरता की सोच और विचारधारा के आधार पर सैन्य शक्ति, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उद्यमी को बढ़ावा देते हुए वो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। शिवाजीराव महाराज मेरे दादा ने ग्वालियर में रक्षा का लेबोरेटरी बनाया,
जब ग्वालियर स्टेट का विलय भारत सरकार के साथ हुआ था, तो मध्य भारत की सरकार ने उसे भारत सरकार को हाथ में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो आज अडानी समूह ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के साथ गौरव हो, जीत हो, एक एक मिसाइल की शुरुआत की, वो डीआरडीई और डीआरडीओ ग्वालियर में जो स्थापित हुआ है, वो शिवाजी महाराज के समय में स्थापित हुआ लेबोरेटरी के आधार पर हुआ है। और जब मेरे पूज्य पिताजी की बारी आई और भारत का समझौता फ्रांस के साथ हुआ और मिराज 2000 के उड़ान भारत में लाए गए, तो 36 प्लेन आए थे, 2 स्क्वाड्रन, और दोनों के 2 स्क्वाड्रन को मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर की रणभूमि एयरफोर्स बेस में स्थापित करा दी थी। मेरे भाई और बहनों, तो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, ग्वालियर चंबल के एक एक जवान, अभी मुख्यमंत्री और हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में बात कर रहे थे, चंबल की पानी की जो मिठास और नमकीनता होती है, अगर कोई हमें अपना ले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे के साथ अगर कोई भी गलत फहमी लगे तो आमने सामने करने के लिए तैयार भी ग्वालियर चंबल का माटी का इंसान होता है। और ये हमारी परवरिश रही है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो आज जो फैक्ट्री की भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है, हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का हृदय है। ग्वालियर कोटा का एक्सप्रेसवे निकलता है यहां से, आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है, और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, एक एक पसीने का बूंद, जहां मेरी शिवपुरी की जनता का, मैंने कहा है, एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी, तो आपके लिए हाजिर है। पांच साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है, मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अरे भैया, ये एक बार जोर से बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम, और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत
और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया। बिल्कुल जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहां के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से। भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये चंबल की धरती से ये सपना भी साकार हो रहा है। और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई। ये गुना, ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला।
धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहाँ पर 2,500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2,500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो। भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन करें, ये है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में, हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपनि।